हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITI स्टडी चैनल। आज की क्लास में डीसी जनरेटर के लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशंस, स्पार्किंग, इंटरपोल्स इसके बारे में बताया था। आज की क्लास में डीसी जनरेटर के लॉसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लॉसेस किस कारण से होते हैं डीसी जनरेटर में? सबसे पहला तो डीसी जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ विद्युत शक्ति होती है वह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर के व्यय हो जाती है। इस प्रकार जनरेटर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे दी गई ऊर्जा से सदैव कम होती है, और कम होने का कारण कि जनरेटर में कुछ लॉसेस हो जाते हैं। विद्युत शक्ति की खपत का कारण ही जनरेटर में जो क्षतियाँ होती है वह उत्पन्न होती है। तो डीसी जनरेटर में जो लॉसेस होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है कॉपर लॉस, दूसरी होती है आयरन लॉस और तीसरी होती है मैकेनिकल लॉस। कॉपर लॉस को ताम्र क्षति कहते हैं, आयरन लॉस को लौह क्षति और मैकेनिकल लॉस को यांत्रिक क्षति कहते हैं। पहली है अपनी क्षति के अंदर कॉपर लॉस, जिसको ताम्र क्षति कहते हैं। ये किस कारण से होती है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कॉपर लॉस क्या होता है। वह क्षति जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध एवं ब्रशेज के संपर्क प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है, कॉपर लॉस कहलाता है। तो अगर आपको ये पूछे कि कॉपर लॉस किस कारण से होता है, तो आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण और ब्रशेज के जो संपर्क प्रतिरोध के कारण जो हानि होती है उसे कॉपर लॉस कहते हैं। और लोड परिवर्तन के साथ साथ इस क्षति का मान होता है या इस लॉस का मान होता है वह भी परिवर्तित होता रहता है। कॉपर लॉसेज होते हैं वह निम्न प्रकार की होती है। एक तो होती है आर्मेचर के अंदर क्षति, एक होगी शंट फील्ड क्षति, एक होती है सीरीज फील्ड क्षति और एक इंटरपोल क्षति। आर्मेचर की जो क्षति होती है उसका फॉर्मूला होगा IA स्क्वायर इंटू RA। शंट फील्ड का जो लॉस होता है इसका फॉर्मूला होगा ISH स्क्वायर इंटू RSH। सीरीज फील्ड लॉस या सीरीज फील्ड क्षति का फॉर्मूला होगा ISE स्क्वायर इंटू RSE। और इंटरपोल लॉसेस का जो फॉर्मूला होता है वो होगा IA स्क्वायर इंटू RIP। अब इनको IA को ISH, ISE और IA इनको क्या बोलते हैं, तो इसको साइड में लिखा हुआ है। IA का मतलब होता है आर्मेचर करंट और RA का मतलब क्या होगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ISH क्या होती है, शंट फील्ड करंट। ISE क्या होगी, सीरीज फील्ड करंट। RSH शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, RSE सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस और RIP इंटरपोल का रेजिस्टेंस। अब अगली है अपनी सेकंड आयरन लॉस, जिसे लौह क्षति कहते हैं। ये किस कारण से होती है, आर्मेचर तथा फील्ड की कोर में होने वाली विद्युत शक्ति की जो हानि होती है या जो क्षति होती है उसे लौह क्षति या आयरन लॉस कहते हैं। तो आयरन लॉस किस कारण से होता है कि आर्मेचर और फील्ड की जो कोर होती है उनकी कोर के कारण उनकी कोर में जो लॉसेज होता है उसे लौह क्षति कहते हैं या उसे आयरन लॉस कहते हैं। आयरन लॉस होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। तो पहले हिस्टेरिसिस लॉस को देखते हैं कि हिस्टेरिसिस क्षति क्या होती है। जो स्टूडेंट ITI स्टडी से नए जुड़े हुए हैं या नए जुड़ रहे हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आप लॉकडाउन के समय अपनी स्टडी को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं जो एक एक क्वेश्चंस के रूप में आपको थ्योरी से रिलेटेड डाले हुए हैं, तो आप इन शॉर्ट्स को भी देखें। तो अब अपनी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। लौह आदि चुंबकीय पदार्थों के बार बार चुंबकित अथवा विचुंबकित होने से विद्युत शक्ति की जो खपत होती है
वह हिस्टेरिसिस स्थिति कहलाती है और इसको गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो गया कि लोह वगैरह क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ, वो बार बार यदि वह चुंबकित होगा और विचुंबकित होगा तो इनके चुंबकित और विचुंबकित होने से जो विद्युत शक्ति में जो खपत होती है, विद्युत शक्ति की जो खर्च होती है, वह हिस्टेरिसिस लॉस या हिस्टेरिसिस स्थिति कहलाती है। और इसका जो एक हिस्टेरिसिस स्थिति निकालने का या हिस्टेरिसिस लॉस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको नीचे लिखा है। इसका फॉर्मूला होगा WH बराबर नीटा इंटू BM की पावर 1.6 इंटू F इंटू V। ये आपके हिस्टेरिसिस लॉसेस का फॉर्मूला है। हो सकता है ये आपको MCQs के अंदर हिस्टेरिसिस लॉसेस का फॉर्मूला पूछे, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब देखें कि इसके अंदर ये WH, नीटा, BM, F और V ये किस किस को प्रदर्शित करते हैं। तो WH हिस्टेरिसिस लॉस, ये किस में होगा, वाट में होगा। नीटा क्या है, हिस्टेरिसिस नियतांक। BM इसको अपन बोलते हैं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। BM क्या है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व की यूनिट क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। F आवृत्ति है और V क्या है, कोर का आयतन। अब इसके अंदर एक नोट, हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसको किस प्रकार से कम करते हैं। तो इस्पात में जो सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से इस स्थिति को क्या कर सकते हैं, अपन कम कर सकते हैं। अगर आपके MCQs के अंदर आए हिस्टेरिसिस स्थिति को किस प्रकार से कम करते हैं, तो इस्पात में सिलिकॉन की मात्रा को मिला करके हिस्टेरिसिस लॉस को कम किया जा सकता है। अगली है अपनी लॉसेस एडी करंट लॉस, इसे भंवर धारा हानि कहते हैं। भंवर धारा हानि कैसे उत्पन्न होती है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और आर्मेचर कोर में भी क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण कोर में प्रवाहित कुछ विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती है या विद्युत शक्ति को खपत होती है, जिसे एडी करंट लॉस कहते हैं। एडी करंट लॉस को भी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जो नीचे आपको दर्शाया गया है। WE बराबर BM स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। अब इसको भी देख लो कि WE का मतलब क्या हो गया आपका, एडी करंट लॉस। BM का मतलब मैक्सिमम या अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। F क्या हो गई आपकी आवृत्ति और T क्या हो गई, कोर की मोटाई। तो सेकंड आपका हो गया एडी करंट लॉस। अब तीसरी इसकी जो लॉसेज होती है उसे मैकेनिकल लॉस या यांत्रिक क्षति कहते हैं। तो वो क्या होती है उसके बारे में देखो। यांत्रिक क्षति आर्मेचर के वायु घर्षण से, बियरिंग के घर्षण से तथा ब्रशों के कम्यूटेटर से घर्षण से होने वाली जो लॉस होती है वह यांत्रिक क्षति कहलाती है। यानी घर्षण के कारण जो लॉस होता है उसे यांत्रिक क्षति कहते हैं। और घर्षण कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो आर्मेचर का वायु से घर्षण होगा, एक बियरिंग के साथ घर्षण होता है और एक ब्रशों का कम्यूटेटर के साथ घर्षण होता है। उससे जो लॉस उत्पन्न होगा उसे यांत्रिक क्षति या यांत्रिक मैकेनिकल लॉस कहते हैं। इसका मान क्या होता है, लगभग स्थिर रहता है। अब डीसी जनरेटर में होने वाली जो क्षतियाँ होती है उसको तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहली होती है स्टे क्षति। स्टे क्षति किसके बराबर होती है, लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति के बराबर होगी। दूसरी होती है आपकी नियत क्षति जिसे कांस्टेंट लॉस कहते हैं। इसका मान होता है वह लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति और प्लस शंट फील्ड क्षति के, इन तीनों के योग के बराबर होगा। और तीसरी है आपकी अस्थिर क्षति। इसका मान होगा जो आर्मेचर क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति के योग के बराबर होगा। तो ये तीन प्रकार के जो लॉसेस होते हैं वह डीसी जनरेटर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला अपना जो टॉपिक होगा इस डीसी जनरेटर में वह होगा डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी, उसकी दक्षता क्या होती है।
अतः डीसी जनरेटर में जो कुल लॉसेज होता है उसका मान होगा नियत शक्ति प्लस अस्थिर शक्ति। अगला देखते हैं डीसी जनरेटर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा एफिशिएंसी को नीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट बटा इनपुट, और यदि प्रतिशत में दे रखी होती है तो आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100 कर देते हैं। तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न आउटपुट विद्युत शक्ति और इनपुट यांत्रिक शक्ति का जो अनुपात होता है वह जनरेटर की दक्षता कहलाती है। क्योंकि जो दक्षता का फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट बटा इनपुट, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया। तो जनरेटर से हमको मिलता क्या है आउटपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में हमको क्या मिलती है, विद्युत शक्ति, और इनपुट क्या देते हैं अपन, यांत्रिक शक्ति। तो नीटा बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट विद्युत शक्ति बटा इनपुट यांत्रिक शक्ति। इन दोनों का जो अनुपात होगा वह डीसी जनरेटर की दक्षता कहलाती है। डीसी जनरेटर को प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति का कुछ अंश विभिन्न प्रकार की शक्तियों के कारण क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। अतः जनरेटर के द्वारा उत्पन्न आउटपुट विद्युत शक्ति का जो मान होता है वह हमेशा उसे प्रदान की गई इनपुट यांत्रिक शक्ति से कम होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि जो भी जनरेटर होगा डीसी जनरेटर, उसमें जो हमको आउटपुट प्राप्त होगा वो हमेशा इनपुट से कम होगा, क्योंकि कुछ जनरेटर में लॉसेस हो जाते हैं, कुछ क्षतियाँ हो जाती है जिससे कि आउटपुट हमको कम प्राप्त होता है। अब डीसी जो जनरेटर होता है उनकी जो दक्षताएं होती है वह 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जनरेटर की जो दक्षताएं होती है वह 3 प्रकार से होती है। एक होती है यांत्रिक दक्षता, एक होती है वैद्युत दक्षता, और कहीं कर वैद्युतिक दक्षता भी लिखी हुई है, और तीसरी होती है व्यावसायिक दक्षता या संपूर्ण दक्षता। इन तीनों प्रकार की जो दक्षताएं होती है उनमें एक रिलेशन होता है कि व्यावसायिक दक्षता बराबर यांत्रिक दक्षता इंटू वैद्युत दक्षता। तो आज की वीडियो में मैंने डीसी जनरेटर का पूरे चैप्टर आज समाप्त कर दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर के सारे इसके जो पार्ट्स है उनको आप देख करके डीसी जनरेटर के पूरे टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ। उससे पहले मैं आपको फिर एक बार कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।